हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। आज हम सबसे बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है कि इंडिया क्या चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं क्या उसको बाइकआउट कर सकता है। तो इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्टेटस है इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड का, और इंडिया चाइना से क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, और क्या ब्लैंकेट बैन जो अभी पूरे नेशनलिज्म में एक काइंड ऑफ वेव पूरे इंडिया में जा रहा है, जहाँ पे लोग चाइना की प्रोडक्ट को पूरी तरह से बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, तो इस पूरे सेशन में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या है स्टेटस अभी ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में, तो सबसे पहले अगर आप देखें कि सोनू वांगचुक, अगर आपको मालूम होगा वो कौन है, थ्री इडियट में उनका रोल आमिर खान जी ने प्ले किया था। उन्होंने एकदम क्रिटिकली वोकल होके ये कहा था कि इंडिया की चाइनीज़ की जो जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में कंजम्पशन हो रहे हैं उनको टोटली बैन कर देना चाहिए। सो उसके सेक्टर में हम अगर आप देखें कि क्या चाइना इंडिया से इंपोर्ट करता है। सो अभी देखें, अगर अभी जो रिलेशन है वो चाइना का इंडिया जो है वो रिलेशन अभी भी 87.07 बिलियन 2018 का ये ग्राफ है। तो इंडिया और चाइना के बीच में ये रिलेशनशिप था, ठीक है। तो उसमें अगर देखें हम कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो चाइना से वो है 17.32 बिलियन का, और जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को वो था ओनली 16.75। ये है डेटा जो है 2018-19 का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो अराउंड 53.57 डॉलर बिलियन डॉलर जो है वो चाइना के फेवर में है। यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी ट्रेड डेफिसिट है वो अराउंड 53.57 बिलियन डॉलर की है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी ये डिफिसिट है, ठीक है। तो अभी आप ये देख चुके हैं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं सेशन में कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर ये देख सकें कि चाइना और दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो 41.2 बिलियन ये था 2019 में, ठीक है। ये ईयर 2019 की थी, जिसमें कि टोटल 66.4 बिलियन जो था वो ट्रेड दोनों के बीच में हुई थी, और 16.4 जो था वो शेयर ऑफ चाइनीज़ गुड इन न्यू दिल्ली टोटल इंपोर्ट। सो टोटल इंपोर्ट जो था वो 2018-19 में, सॉरी, वो 16.40 बिलियन डॉलर्स था, ठीक है। या याद, यहाँ पे बिलियन नहीं मेंशन किया, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप मैं ईयर वाइज अगर आपको दिखा दूं कि ये पहले आप देख लीजिए, ग्रीन जो है वो एक्सपोर्ट है और रेड जो है वो इंपोर्ट है, वो इंडिया का डेटा है, ठीक है। तो 2017 में अगर देखें आप, ये सारा आप देखें ये बिलियंस में है। आप पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आप देखें अगर 2016-17 में जो था वो एक्सपोर्ट जो किया था इंडिया ने वो 10.02 बिलियन था, और इंपोर्ट जो किया था वो 16.3 था, ठीक है। ये सारा बिलियंस में, ठीक है। अगर 17 में देखें तो 13.3 था, और 66.4, सॉरी 76.4 ये था एक्सपोर्ट था। और अगर 2018-19 में बात करें तो 16.7 जो था वो इंपोर्ट था, सॉरी एक्सपोर्ट था, और 17.03 था ये था एक्सपोर्ट था, सॉरी इंपोर्ट था। तो आप देख सकते हैं कि डेफिसिट जो है वो हमेशा से इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब अगर मैं 2017-18 के बारे में बात कर छोड़ दूं, तो डेफिसिट जो था वो ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना के बीच में वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा एक वरी फैक्टर था कि कभी भी अगर हम कोई भी स्टांस होता था इंडिया और चाइना के बीच में, कोई भी अगर यूएन परमानेंट सीट के बारे में हो, या कोई भी ऐसा कश्मीर का इशू हो, जब चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, तो हम हमें मतलब चाइना के अगेंस्ट जाने में इंडिया को सबसे बड़ी जो मुश्किलात जो झेलनी पड़ती थी वो ये था कि हमारा उसके ऊपर ट्रेड जो एक डिपेंडेंस है उसको कम नहीं कर पाए, जिसके चलते अभी आप एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है जो लद्दाख में, जिसके चलते अब पूरे इंडिया में ये बात हो रही है कि कैसे भी हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो उसके लिए चाइना की प्रोडक्ट जो है वो सारी कम करने की ज़रूरत है, चाइना से जो भी इंपोर्ट हो रहा है उस वो कम करने की ज़रूरत है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल फ्यूल्स, ठीक है, कॉटन, ये चीज़ एक्सपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज एंड टीवीज, रिएक्टर्स, बॉयलर्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। हम आगे इसको एलिबोरेटली डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या इंपोर्ट करता है इंडिया, तो अगर आप इंपोर्ट के यहाँ पे देखें तो इंपोर्ट इंडिया करता है
मेनली टॉयज, लाइटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, मोटरसाइकिल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ इशूज़ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। अगर एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो एक्सपोर्ट करता है इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, कॉटन टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, रॉ लीड आयरन, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम कंटेंट और अदर कैपिटल गुड्स। तो अगर हम देखें कि कुछ ऐसा मतलब ये नहीं है, मेनली आपको ये याद रखना है कि जो मेनली टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स है जिसमें कि मोबाइल फ़ोन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके साथ साथ जो भी टॉयज़ रिलेटेड जो भी हैं, चीपेस्ट टॉयज़ जो, क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो उसके चलते वहाँ पे चीप होती है, और जो चीप होती है तो वो एक तरह से डंपिंग यहाँ पे लाके इंडिया में अपने मार्केट में वो डंप कर देते हैं। तो वो इस तरह से, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी सस्ती होती है तो गवर्नमेंट जो लोग हैं वो उसको बाई करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। तो ठीक है, सो अगर हम बात करें कि क्यों चीप वहाँ पे होता है कोई भी प्रोडक्ट, और क्यों मतलब चाइना की जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आती है वो प्रोडक्ट क्यों इतना लोगों पसंद करते हैं, रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम वहाँ पे देखें क्यों चीप है वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो आती है, क्योंकि वहाँ पे एक चीप लेबर मिलता है। तो वहाँ पे लेबर की जो कॉस्ट है वो बहुत ही चीप है, तो वहाँ पे आसानी से लेबर मिल जाते हैं। और जब आसानी से लेबर मिल जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो लेबर को वहाँ पे लगाया जाता है, वो उनकी कॉस्ट जो है, कोई भी कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और जब कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो लोग वहाँ पे प्लांटेशन अपना सेटअप करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपनी प्लांट सेटअप करती हैं। तो एक ये रीज़न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो चाइना में है वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना से बहुत ही सब्सिडी उसको मिलती है। अगर आपको मालूम ना हो, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इंडिया में अराउंड 60%, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप 60% जो है वो इंडिया अभी सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये अमाउंट है। वहीं पे अगर आप देखें चाइना जैसी कंट्री, वहाँ पे 70 to 80% जो है वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे उनकी जॉब के लिए डिपेंडेंस हैं। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो एक तो वहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करा जाती है और वहाँ पे चीप लेबर मिलता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होती है वो मास प्रोडक्शन होती है, जो कि बल्क प्रोडक्शन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जब लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है तो उसकी रेट ऑफ क्वांटिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। रेट ऑफ क्वांटिटी जो भी, मान लीजिए अगर मैं अब एक पेन को अगर सपोज करिए मैं एक पेन को अगर प्रोड्यूस कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, तो उसमें कॉस्ट मेरी 10 रुपये आ रही है। अगर मैं 10 रुपये पेन कॉस्ट करूँ तो मेरे ख्याल से 10 से 12 रुपये होंगे। यानी कि अगर 2 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं आपको 10 पेन मिल जा रही है, यहाँ पे एक पेन मिल रहा है, 9 पेन की बेनिफिट हो रही है। तो इस 9 पेन को ईजिली डंप किया जाता है कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ये चाइना की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो इसको वो फॉलो करते हैं, जिससे कि उनकी जो मास प्रोडक्शन है उसके चलते उनकी जो है रेट ऑफ प्रोडक्ट्स की जो होती है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। अगर हम बात करें कि क्या इंडिया के पास ऑप्शन है, क्योंकि एक सेंटीमेंट है, क्योंकि लोग 20 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं। अगर आपको पता हो कि 20 सोल्जर्स का शहीद होना एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है, जिसमें कि हमने अपने 20 वीर जवानों को खो दिया है। तो इसके चलते एक नेशनलिज्म भी है लोगों के बीच में, एक सेंटीमेंट है कि हम चाइनीज़ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टीवी हो या टॉय हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। तो एक ये रीज़न है। तो अब इसके चलते अब क्या, क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बन रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे, मे बी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, मे बी हम जैसे कि बहुत सारे वेल नोन इकोनॉमिस्ट ने कहा कि वॉलेट और बुलेट दोनों से हमें जवाब देने की ज़रूरत है, जिसमें कि वॉलेट से इंडियन सिटीजन्स जवाब देंगे और बुलेट से हमारे मिलिट्री फोर्सेस जवाब देंगे और आर्म फोर्सेस जवाब देंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ब्लैंकेट बैन जो है वो एक ऑप्शन नहीं है, मैं हमेशा बोलूँगा, या कोई भी आप स्टडीज कोई भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, ब्लैंकेट बैन जो है कोई भी चीज़ों का वो इंडिया में ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप सोचिए कि 70% जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है
फार्मास्यूटिकल की, वो सीधे चाइना से इंपोर्ट होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी मात्रा में हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, और अगर कल को गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हम वहाँ से नहीं मंगाएंगे, तो हमारे पास शॉर्टेज चीज़ों की हो जाएंगी। तो अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, अभी गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की ज़रूरत है, शायद 1 साल 2 साल 3 साल, जहाँ पे हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को रिवाइव करें, उनको सब्सिडीज़ दें ताकि वो खड़े हो सकें उनके मुकाबले। तो इसके लिए हमें बहुत अभी कोशिश करने की ज़रूरत है, लेकिन ब्लैंकेट बैन इज़ नॉट एन ऑप्शन, आई वुड से। ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखें कि पोजिंग एन इमीडिएट थ्रेट टू द चाइनीज़ कंपनीज, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि चाइनीज़ कंपनीज को भी जो भी थ्रेट हम पोजेस करा सके, चाहे वो भी आप रिसेंट डिसीजन देखें कि एक कॉन्ट्रैक्ट था रेलवे में, उसको इंडियन गवर्नमेंट उसको टर्मिनेट करके चाइनीज़ से अपने इंडियन गवर्नमेंट के किसी सेक्टर को दे दिया है। तो आप अगर देख सकते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है कि एक काइंड ऑफ पोजेस, एक थ्रेट बनाने की ज़रूरत है उनकी कंपनियों को, ताकि उनको पता लग सके कि उनके जो ट्रेड है वो डिफिसिट जो है, या उनको ट्रेड में नुकसान हो रहा है, ऐसा करके जो भी कन्फ्रंटेशन वो बॉर्डर पे करना चाह रहे हैं, एलएसी पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो चाइनीज़ कंपनीज हैं जो कि हमारे मार्केट से बेनिफिट कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए। कैसे? नॉन टैरिफ बैरियर से। तो टैरिफ बैरियर जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट वो 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम उस पर बैरियर लगा देंगे 10 रुपये का, तो टोटल जो मार्केट में जब वो लोगों तक पहुंचेगी तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 रुपये। अगर कोई प्राइस अगर 18 रुपीज़ में मिल रही है, और तो लोग 18 रुपीज़ वाली जनरली खरीदना चाहेंगे, अगर वो बेशर्ते वो कंपनी या जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छी हो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लान बनाने की ज़रूरत है जो कि हमारे जो चाइनीज़ पे डिपेंडेंसी है उसको कम कर सके। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के बाद उन्होंने कहा था, एक अपने एक वीडियो सेशन में उन्होंने कहा है कि इंडिया को अब आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर मतलब कि हमें कोरोना वायरस ने ये बता दिया है कि हमें पीपीई किट के लिए हमें चाइना पे डिपेंडेंट हो रहा था, हमें बहुत सारी मटेरियल्स जो कि हमारे डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को उनको चाहिए थे, हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। तो ये आत्मनिर्भर की जो कॉन्सेप्ट है ये अब और बढ़ गई है कि ये इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी पे जो हुआ उसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसे कि जूम हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सारे ऐप्स को सीधा बैन कर देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को अभी। मतलब अभी आप सीधा कुछ और ब्लैंकेट बैन मत कीजिए, लेकिन कम से कम ये सब चीज़ें जो सिक्योरिटी थ्रेट पोजेस करती हैं इंडिया के लिए, ये सीधे आप बंद कर दीजिए। इसके लिए इससे बेनिफिट होगा और उनके पास एक रिस्पॉन्स भी जाएगा कि इंडिया कोई भी चीज़ आपके लिए ईजी आपको देने के लिए नहीं है, अगर आप एलएसी पे कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो भी सेक्टर्स हैं, जो कि अगर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स, जैसे मैं आपको बताऊं टेलीकॉम सेक्टर, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर जो भी न्यू जो टेक्नोलॉजी ला रहा है, जैसे कि बीएसएनएल, आपको पता होगा कि 4G इंट्रोड्यूस करने के लिए चाइनीज़ कंपनी पे डिपेंडेंट था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप कोई और कंपनी ढूंढ लीजिए, मे बी ऑफ यूएसए और कोई भी अदर कंपनी, लेकिन चाइना पे मत डिपेंडेंट रहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है, उसके रिवाइवल के लिए 4G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए, 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए, इस पर चाइना से जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया फार्मा कंपनीज हो गया, टॉय मेकर्स हो गया, मोबाइल फ़ोन कंपनीज हो गया, इसको इंडिया में रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो चाइना की सब्स्टिट्यूट्स है उसको पहले आपको देखना है कि कौन सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसके बाद उस कंपनी को थोड़ा सा हेल्प देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप को ग्रोथ रिवाइव कर सके, और यही जो कंपनी जब आगे बढ़ेगी तो उस चाइनीज़ कंपनीज़ की ये सब्स्टिट्यूशन बन सकती है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि आज हो जाएगा या अगले 1 साल में हो जाएगा, इसके लिए कम से कम 2 3 4 साल 5 साल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए फेवरेबल ट्रीटमेंट जो इंडियन कंपनीज को, ताकि वो कन्फ्रंट कर सकें चाइनीज़ कंपनीज से,
और जो इंडियन इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हम ये डिसीजन लें, वो इंडियन कंपनीज को ऐसा ना हो कि इंडियन कस्टमर्स को एक्स्ट्रा पे भी करना पड़े और जो इनफिशिएंसी है उसको भी बेयर करना पड़े। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं है कि सबसे पहले कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे, अगर आप देखें चीज़ें कि क्यों इंडिया चाइना से कोई भी प्रोडक्ट लाता है, ऐसा एकमात्र ये रीज़न यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि चीप लेबर है वहाँ पे। और जब चीप लेबर है तो वहाँ पे मास प्रोडक्शन होती है, और मास प्रोडक्शन जब होती है तो उसकी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है कि हमारे जो कंपनी जो है इंडिया में उसको रिवाइव करवाने की ज़रूरत है, जिसके लिए कि थोड़ी सब्सिडी देने की ज़रूरत है। उनको ये देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में लैग कर रहे हैं। तो ये जैसा कि फार्मा सेक्टर और ये सब कंपनी है, उसको रिवाइव करने के लिए अभी उसमें R&D सेक्शन पे भी बहुत खर्च करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट को अपने डिसीजन ऐसा